नमस्ते सभी को। सब लोग कैसे हैं? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं BEGC 132 जून 2024 का जो पेपर लगा था, सिलेक्शन फ्रॉम इंडियन राइटिंग। दोस्तों पैटर्न समझते हैं। टाइम अपने को 3 घंटे मिलते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 100 रहता है, ठीक है। और जो पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए इसमें। और पहला जो सवाल है ना दोस्तों, आपको कम से कम 7 पोएम्स दी हुई होंगी और उसमें 4 आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। और हर एक सही एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 20 नंबर का पहला सवाल हो गया, राइट। तो देखो मैं एक एक करके आपको ये पोएम्स है वो रीड करता हूँ और इनका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पहली कविता है, इफ़ हिंदी बिलोंग्स टू मास्टर्स देन इन वॉट लैंग्वेज सेल वी फाइट फॉर फ्रीडम, द डिमांड फॉर हिंदी इज़ नाउ ए डिमांड फॉर बेटर ट्रीटमेंट। दोस्तों यहाँ पर क्या मतलब है कि जो पोइट है ना, देखो पोइट का नाम देख लेते हैं। रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई ये कविता है और इस कविता का नाम है हिंदी। दिस द नेम ऑफ दिस पोएम इज़ हिंदी, रिटन बाय फेमस हिंदी पोइट रघुवीर सहाय। तो दोस्तों रघुवीर सहाय है वो हिंदी भाषा को देश की राष्ट्रीय भाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज है वो बनाना चाहते थे। और वो कहते थे कि हिंदी को जितना मान सम्मान मिलना चाहिए था, ठीक है, उतना नहीं मिल पाया है। जितनी जगह मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई है। संविधान सभा में भी दोस्तों इस बात की चर्चा चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कि संविधान किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने की बातें चल रही थी। तो रघुवीर सहाय उस बात से भी दुखी थे कि हिंदी भाषा ने फ्रीडम फाइट में यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी दोस्तों सबसे ज़्यादा योगदान दिया था हिंदी भाषा ने। तो हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा मिलनी चाहिए, राइट। तो वही सब कुछ लिखा है इसमें। कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा दोस्तों। इस कविता में अगर कोई भी लाइन आती है तो कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस सेम ही रहेगा। देखते हैं। इन दिस पोएम पोइट थिंक्स द कंट्री विल बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन हिंदी बिकम्स द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजी भाषा वो छोड़ गए। तो सच्चे मायनों में अपन आज भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं अपन, राइट। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि देश सच्चे मायनों में तभी आज़ाद होगा जब हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा बनाई जाएगी। तो दोस्तों क्या इफ़ हिंदी बिलोंग्स टू मास्टर्स, यानी कि मान लो जो बड़े लोग हैं जो कानून नीतियाँ ये सब बनाते हैं, मान लो हिंदी वहीं तक सीमित रही, ठीक है, और हिंदी को उतना मान सम्मान नहीं मिल पाया, देन इन वॉट लैंग्वेज सेल वी फाइट फॉर फ्रीडम। तो जो आम आदमी है, ठीक है, वो किस के लिए लड़ाई लड़ेगा? आज़ादी की। द डिमांड फॉर हिंदी इज़ नाउ ए डिमांड फॉर बेटर ट्रीटमेंट। तो दोस्तों हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाई जानी चाहिए और इसको उतना जगह मिलना चाहिए जितना ये डिज़र्व करती है। तो पॉइंट कहता है दैट इफ़ हिंदी इज़ द लैंग्वेज ऑफ इलाइट क्लास ओनली, यानी कि मान लो जो सामाजिक रूप से ऊंचे लोग हैं उन्हीं तक सीमित रही हिंदी। इलाइट क्लास मतलब अभिजात्य वर्ग या फिर जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग। देन फॉर व्हाट पर्पज़ विद द कॉमन मैन फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी की लड़ाई किसके लिए लड़ेगा? कॉमन मैन। अगर हिंदी है वो अमीर तक सीमित रही तो। नाउ द टाइम हैज़ कम दैट हिंदी शुड बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ हिंदी फॉर द कंट्री, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन एंड द यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। तो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तथा आम आदमी की भलाई है वो सुनिश्चित करने के लिए हमें हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना देनी चाहिए। तो दोस्तों ये हिंदी पोएम से लिया हुआ है और रघुवीर सहाय इसके पोएट है, ये आपको याद रखना है। आ रहा है दोस्त समझ में? अगर आ रहा है ना तो एक बढ़िया सा कमेंट करके जाना। हो सकता है कि कमियां भी हो, कमी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई वैल्यूएबल सजेशन है तो उसका भी वेलकम है, ठीक है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लग रहा है तो भी आपको कमेंट करना, राइट। तो देखो हिंदी है वो नेशनल लैंग्वेज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हिंदी हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्री इंडिपेंडेंस। जो देश की आज़ादी की लड़ाई थी उसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया था हिंदी ने। दूसरी कविता दोस्तों देखते हैं, दूसरी पोएम। आई अप्रोच्ड ए स्टेम स्विनिंग ऑन ए रीड एंड आस्क्ड हिम टू गिव मी ए क्विल। इसका क्या मतलब है? अप्रोच मतलब पहुंचना, स्टेम का मतलब तना, स्विनिंग का मतलब लहराना, ऑन ए रीड, रीड मतलब पतली पतली डंडियाँ, बांसुरी की तरह, बांसुरी की तरह।
एंड आस्क्ड हिम, तो उनसे पूछा टू गिव मी ए क्विल। क्विल क्या होता है? देखो पहले के ज़माने में जो पक्षी के पंख होते हैं ना, फीदर, ठीक है, तो उनसे उनको इंक में डुबा डुबा के, स्याही में डुबा के हम लिखने का काम करते थे। तो यहाँ पे दोस्तों जो पोइट है ना, सॉरी पोइटेस पद्मा सचदेव है और मदर टंग इस कविता का नाम है। तो द नेम ऑफ दिस पोएम इज़ मदर टंग रिटन बाय पद्मा सचदेव। तो यहाँ पे जो पोइटेस है ना वो चिंता में रहती है क्योंकि डोगरी लैंग्वेज का लगातार है वो नुकसान होता जा रहा है। दोस्तों इस पूरी किताब में आपको लैंग्वेज से संबंधित चीज़ें मिलेंगी, नाम ही है ना इसका सब्जेक्ट कोड का। तो डोगरी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, पठानकोट, है ना, इन रीजन में बोली जाती है। डोगरा समुदाय के द्वारा डोगरी लैंग्वेज बोली जाती है। तो डोगरी लैंग्वेज का लगातार लॉस हो रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा। अगर इस पोएम में कोई भी लाइन आती है तो यही रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिख के आ जाना, नंबर मिल जाएगा आपको। द पोएटेस सेज दैट डोगरी लैंग्वेज इज़ अबाउट टू लॉस इट्स नेटिव स्क्रिप्ट, यानी कि अपनी मूल जो लिपि थी वो खो रही है डोगरी भाषा। सेरेड एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाय पर्शियन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। सेरेडी का मतलब होता है विकृत रूप या बिगड़ा हुआ रूप, एंड ये जो डोगरी भाषा है इसमें अगर आज की बात करें तो इसमें पर्शियन यानी कि फारसी और देवनागरी लिपि है वो एंटर होती जा रही है, तो अपना मूल स्वरूप ये खो रही है, नुकसान हो रहा है डोगरी लैंग्वेज का। एक्सप्लेनेशन देखो इसका, द पोइटेस इज अप्रोचिंग ए स्टेम विथ स्विनिंग ऑन ए रीड। तो दोस्तों यहाँ पे जो पोइटेस है, जो कवियत्री है, वो थोड़ा कल्पना कर रही है ना, कि मैं एक तने के पास गई, एक पेड़ के पास गई, तो वहाँ पर कुछ लकड़ी की डंडियों पर, ठीक है, एक स्टेम लहरा रहा था और मैंने पूछा वहाँ कि क्या क्विल मिल जाएगी, एंड आस्किंग फॉर ए क्विल। द पोइटेस वांट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट मदर टंग सर्व्स एज ए पावरफुल रिमाइंडर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ चेरिशिंग एंड प्रिजर्विंग वंस नेटिव लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्विल है, जो वो पंख हैं वो लेकर के लिखना चाहते थे, डोगरी भाषा को बचाना चाहते थे। तो यहाँ पर कहना ये चाह रही है कवियत्री पोइटेस कि जो हमारी मातृभाषा है वो मातृभाषा हमारे जो मूल भाषा है उसको सहेजने का काम करती है, ताकि हमें प्राउड हो अपने हिस्ट्री पर भी। इट कॉल्स फॉर एन एप्रिसिएशन ऑफ द कल्चरल एंड इमोशनल बॉन्ड्स। तो दोस्तों हमारी सांस्कृतिक एकता के लिए और जो भावनात्मक संबंध होते हैं उनको मजबूत करने के लिए हमें अपने नेटिव लैंग्वेज को बचाना चाहिए, क्योंकि आज भाषाएं तेज़ी से विलुप्त हो रही है, ख़त्म हो रही है। दैट लैंग्वेज फोस्टर्स, फोस्टर का मतलब संवर्धन करना, बढ़ाना, एंड सेलिब्रेट द रिचनेस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो भारत की जो भाषाई विविधता है, यहाँ पे अनेक भाषाएं बोली जाती है, उसके रिचनेस को बढ़ाने के लिए हमें नेटिव लैंग्वेज बचानी चाहिए। आ रहा दोस्त समझ में? वेरी गुड। अब पहले ही सवाल में तीसरी कविता है दोस्तों, वंस यू आर यूज टू इट, अगर आपको एक बार आदत लग चुकी है इसकी, यू नेवर आफ्टरवर्ड्स, तो आप इसके बाद में नहीं फील करेंगे कुछ भी। योर ब्लड नेवर मोर कॉन्जाइल, कॉन्जाइल का मतलब बर्फ़ जैसा ठंडा हो जाना, नॉर फ्लोज, ना तो बहता है, फॉर वेट मड यानी गीला कीचड़, हैज़ बीन स्लैप्ड ऑल आवर योर बोन्स, तो हड्डियों पर गीला कीचड़ सन गया है। दोस्तों यहाँ पर जो ये कविता है इसका नाम है हैबिट, और इसके जो कवि हैं वो FM सिंधे हैं। तो द नेम ऑफ पोएम इज़ हैबिट रिटन बाय FM सिंधे। अब आगे चलते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा। द पोइट टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस यानी कि किसी को दबाना, अत्याचार करना, इन द साइकी ऑफ दलित्स, दलितों की मानसिकता, इन द कोर्स ऑफ सेंचुरी, शताब्दियों के इतिहास में, ठीक है। तो शताब्दियों के इतिहास में अगर बात करें अपन कि जो दलितों की जो मानसिकता है वो एक आदत की तरह बन गई है, यानी कि ऊंची जात के जो लोग हैं वो निचली जात को दबाने की कोशिश करते हैं परंपराओं के नाम पर, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति की अगर कोई आदत बन जाती है सहना, तो वो सहता ही रहता है। इसलिए ये यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो दलित आदमी है, ठीक है, उस पर हज़ारों सालों से इतना उसको दबाया गया है, परेशान किया गया है कि उसकी ये आदत में हो गया सहना, ठीक है। तो इसके लिए वो ना तो इसको ऊंची जातियों का विरोध करता है, उसका खून भी ठंडा हो गया है, उसके अंदर जान भी नहीं बची है, ठीक है। कुल मिला के बात ये है उसकी चेतना मर गई है। एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा दोस्तों। द पोइट सेज दलित हैव बीन एक्सप्लॉइटेड बाई अपर कास्ट पीपल ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हज़ारों सालों से जो अपर कास्ट के लोग हैं
उन्होंने निचली कास्ट के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण किया है। हैंस दे हैव बिकम अकस्टम्ड टू बियर एक्सप्लॉयटेशन, तो उनको इस शोषण की आदत सहने की आदत लग गई है। द कॉन्सियसनेस, उनकी चेतना, एंड बॉडी ऑफ द दलित, तो दलितों का जो शरीर है वो भी मर गया है, यानी कि वो सोचने समझने की शक्ति भी मर गई है और वो इसके खिलाफ लड़ाई भी नहीं करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन इज बीइंग इनग्रेंड इन योर बॉडी, यानी कि दलितों के जो शरीर में ये शोषण घुस गया है, ठीक है। दैट्स वाई दलित आर नॉट एबल टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट अपर कास्ट पीपल, इसलिए जो दलित लोग हैं वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं किसके विरुद्ध, ऊंची कास्ट के शोषण के विरुद्ध। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। वेरी गुड। पहले ही सवाल में दोस्तों चौथी कविता हमारी पोएम है। आई कैनॉट टच द शेडो ऑफ योर विंग्स, आई विल बी बोर्न अगेन एंड अगेन एज ए डेविल, एज ए घोस्ट, एज ए काली एंड इसाकी, एज अ वेंजीफुल फुरीज, आई विल टेरराइज यू एंड फॉलो यू। दोस्तों यहाँ पे एक जो कविता है ना आपकी, ये दलित साहित्य से ली गई है और कविता का नाम है अनटाइटल्ड पोएम। अनटाइटल्ड पोएम इस पोएम का नाम है। किसके द्वारा लिखी गई है? एन.टी. राजकुमार, एन.टी. राजकुमार। तो दोस्तों इसमें जो कवि है ना वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आसमान में एक पतंग उड़ रही है और वो इतनी ऊपर उड़ चुकी है कि मेरा उड़ना तो बहुत दूर की बात है, उस पतंग तक पहुंचना बहुत दूर की बात है, मैं तो उसकी परछाया तक भी नहीं पहुंच सकता। यानी कि ऊंची अपर कास्ट के जो लोग हैं वो इतने आगे चले गए हैं, ठीक है, कि मैं उनकी परछाई तक नहीं पहुंच सकता, उनके बराबर आने की तो दूर की बात है। लेकिन मैं वापस से जन्म लूँगा किसकी तरह? डेविल यानी कि भूत की तरह, एक घोस्ट भूत पिशाच की तरह। एज काली, काली एक दोस्तों हिंदू देवी है जो कि राक्षसों का संहार करती है, उनको मारती है। एंड ईसा की, यह भी दोस्तों एक फीमेल गॉडेस है। तो मैं जन्म लूँगा इसाकी, काली, घोस्ट या डेविल बन करके, ताकि वेंजीफुल बदला लेने की भावना, वेंजीफुल मतलब बदला लेने की भावना, फुरीज मतलब बहुत गुस्से में, आई विल टेरराइज यू एंड फॉलो यू। तो दोस्तों मेरा जिस कवि कह रहा है जो जिन लोगों ने मेरा शोषण किया है मैं उनसे बदला लूँगा बहुत आक्रामक तरीके से, गुस्से तरीके से, ठीक है, और उनको भयभीत करूँगा, आतंकित करूँगा एंड उनको फॉलो करूँगा, ये कह रहा है कवि। तो आपको याद रखना रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखो इसका। हियर द ऑथर इज रेजिंग हिज वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दलित, तो दलितों के खिलाफ जो शोषण हो रहा है उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट में लिख देना। जैसे आप हिंदी में लिखते थे ना संदर्भ प्रसंग, तो संदर्भ क्या होगा? रेफरेंस, प्रसंग कॉन्टेक्स्ट, और व्याख्या हो गई एक्सप्लेनेशन। द पोइट इज थिंकिंग अबाउट द काइट फ्लाइंग इन द स्काई, आई कैनॉट इवन फ्लाई एंड कैनॉट रीच द शेडो ऑफ दिस काइट। तो ना तो मैं उस पतंग तक पहुंच सकता हूँ और ना ही उसकी परछाई तक पहुंच सकता हूँ, उसकी छाया तक पहुंच सकता हूँ। दैट इज पोइट। तो कवि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हैज़ नाउ रियलाइज दैट ही इज़ बीइंग एक्सप्लॉयटेड एंड ही नीड्स टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट इट। तो उसे एहसास हो चुका है कि मेरा शोषण हो रहा है, ऊंची जात के जो लोग हैं वो मेरा शोषण कर रहा है, तंग कर रहा है, और मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। द पोइट इज सेइंग, कवि कह रहा है, सो मच एंगर, बहुत गुस्से के साथ में, दैट ही विल बी बोर्न अगेन टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लाइक ए डेविल, ए घोस्ट, एज ए काली, इसाकी। तो ये मतलब अगले जन्म, मतलब बार बार जन्म लेगा कवि, ठीक है, उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन लोगों ने इनको तंग किया है, जैसे कि भूत पिशाच बन के, प्रेत बन के, काली माता बन के और इसाकी माता बन के। द पोइट इज डूइंग दिस बिकॉज ही वांट्स टू टेक रिवेंज फॉर हिज एक्सप्लॉयटेशन। कवि इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको बदला ले रहा है, ठीक है, अपने शोषण के खिलाफ। पहले ही सवाल में दोस्तों अपन देखते हैं पाँचवें नंबर की कविता। These are the colors of destiny of immutable truth, and the colors also with which wearing pounds our deity decorating our towns। देखो पाउंड्स क्या होता है? जो युद्ध में सैनिक लड़ रहे हैं उनको पाउंड्स कहते हैं। डेटी यहाँ पर पावरफुल लोगों के लिए यूज़ किया गया है। इम्यूटेबल ट्रूथ का मतलब होता है अडिग सत्य, ठीक है, अडिग सत्य जिसको मिटाया ना जा सके। तो ये कविता है दोस्तों, इसका नाम है कलर्स ऑफ ट्रूथ, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक पोइट है कैनफेम सिंह नोंगकिनरी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन इलाकों में दोस्तों मिलिट्री का मूवमेंट रहता है, सैन्य हलचल यहाँ पे रहती है, ठीक है,
और वहाँ पे विद्रोह होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती है, तो सेना को कुछ अधिकार एक्स्ट्रा मिले हुए हैं कि आपको अगर कोई संदिग्ध भी दिखाई दे या कुछ गलत गतिविधि हो रही है तो आप वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। तो इस एक्शन में दोस्तों काफ़ी निर्दोष लोग भी कई बार मारे जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर भय का माहौल थोड़ा सा रहता है। तो अपने ही लोगों को मरते देख करके जो कैनफेम सिंह है दोस्तों, इनको बहुत दुख और दर्द होता है। तो वही दर्द यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पावरफुल लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आते हैं और इसमें कई बार इनकी कार्रवाइयों में निर्दोष लोग, इनोसेंट पीपल भी है, वो मारे जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट देखो, द पोइट एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट ट्रूथ may नॉट बी कलरलेस एंड दैट द कलर्स रेड एंड ब्लैक may बी एसोसिएटेड विद लाइफ एंड डेथ। तो वो क्या कह रहा है देखो यहाँ पे समझो, दीज आर द कलर्स ऑफ डेस्टिनी ऑफ इम्यूटेबल ट्रूथ, जो अडिग सत्य है। देखो सच का रंग होता है, सच कभी रंगहीन नहीं हो सकता। सच के दो रंग होते हैं, एक तो रेड रिप्रेजेंट करता है आपका लाइफ, लाल रंग है वो प्रतिनिधित्व करता है जीवन का, और जो काला रंग है वो बताता है मृत्यु के बारे में। तो जो सच है उसके दो रंग होते हैं, लाल और काला, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देखो इसका, पॉइंट सेज दैट लाइफ एंड डेथ आर कलर्स ऑफ डेस्टिनी एंड ट्रूथ विद रेड रिप्रेजेंट्स लाइफ एंड ब्लैक रिप्रेजेंट्स डेथ, ठीक है। तो यहाँ पे कवि है वो कहने की कोशिश कर रहा है कि जो जीवन और मृत्यु है ये रंग होते हैं किसके, सच और मंजिल के। जीवन और मृत्यु रंग होते हैं मंजिल और सच्चाई के, और इसमें जो ब्लैक रंग है वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है और जो रेड कलर है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हाउ एवरीवन इज पॉन ऑफ पावर, यानी कि हर कोई सत्ता का मोहरा है जो यहाँ पर मतलब विद्रोह वगैरह करता है ना, इनोसेंट पीपल की जान लेता है, वो मोहरा है एक तरह का। एंड हाउ एवरेज सिटीजन स्ट्रगल विद लाइफ, तो कैसे जो आम आदमी वो जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। एंड डेथ ड्यू टू कन्फ्रंटेशन जनरेटेड बाय दोज इन पावर, जो शक्ति में जो लोग हैं उनकी वजह से यहाँ पे विद्रोह होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती है और लोग जीवन मृत्यु से जूझते हैं। दैट इज पॉइंट डिस्क्राइब्स द पेन ऑफ द पीपल, लोगों को यहाँ पे दर्द बता रहे हैं कवि। एंड द टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, है ना, अस्त व्यस्त, ऑफ द मिलिटेंसी मोमेंट एंड इंसर्जेंट रेवोल्यूशन, जो क्रांतिकारी गतिविधि है और सैन्य जो हलचल है उनके कारण यहाँ पे इलाका उथल पुथल हो चुका है और उसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आगे देखो, आया होगा ना समझ में, बहुत अच्छा है, पेपर में पास हो जाओगे, टेंशन मत लो, पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों नेक्स्ट पोएम आपकी, नो डोंट इवन क्लीन द वाटर द डार्क सूटी वॉल्स ऑफ योर किचन, रसा सुंदरी। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इस पोएम का नाम है डोंट वाश इस कविता का नाम है, और इसकी जो कवियत्री पोइटेस है वो लक्ष्मी कन्नन है, ठीक है। तो यहाँ पे रसा सुंदरी एक मतलब ऐसी लड़की रहती है जिसका जो जन्म है वो ऐसे घर में हुआ है जहाँ पर पढ़ने लिखने की इसको आज़ादी नहीं है, इसके खुद के सपने रहते हैं, इच्छाएं रहती है, और इसको ससुराल भी ऐसा मिलता है ना, जहाँ पर इस पर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी मतलब ये आगे बढ़ना चाहते रसा सुंदरी, तो उसी के बारे में पोइटेस ने बताया है। कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा, इस कविता में कोई भी लाइन आए दोस्तों कॉन्टेक्स्ट ले सकते हो, यही वाला, और रेफरेंस यही वाला रहेगा। हियर द पोइटेस इनकरेज रसा सुंदरी टू रिजेक्ट सोशल नॉर्म्स, रिजेक्ट का मतलब मना कर देना, सोशल नॉर्म्स सामाजिक नियम, इनकरेज मतलब बढ़ावा देना, एंड एक्सपेक्टेशंस दैट फोर्स देम टू लूज देयर ड्रीम्स एंड आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे दोस्तों जो कवियत्री है ना वो बता रही है कि रसा सुंदरी, ठीक है, ये रिजेक्ट कर देती है सामाजिक नियमों को और उम्मीदों को, जो कि मतलब इसके जो सपने हैं और इसके पहचान उसको ख़त्म कर रहे थे समाज के नियम, उनको वो रिजेक्ट कर देती है। तो उनका उत्साह कर रही है पोइटेस रसा सुंदरी का, बहुत बढ़िया गया। एक्सप्लेनेशन देखो, पोइटेस डिस्क्राइब्स रसा सुंदरी एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिट। रसा सुंदरी वॉज मैरिड इन ए हाउस वेयर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वॉज कम्प्लीटली बैंड। रसा यूज टू कुक इन द किचन, इट वॉल्स हैड बिकम ब्लैक ड्यू टू स्मोक। तो दोस्तों यहाँ पे पोइटेस वर्णन कर रही है कि जो सुंदरी है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिट रहती है, मतलब उसमें एनर्जी रहती है और कुछ करने की चाह रहती है उसमें। रसा सुंदरी वाज मैरिड इन ए हाउस वेयर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वाज कंप्लीट बैंड। तो ऐसे घर में उसकी शादी हुई जहाँ पर शिक्षा पर पूरी तरह से प्रतिबंध था, और रसा ऐसे किचन में खाना बनाती थी जिसकी जो दीवारें हैं वो मिट्टी की थी और
चूल्हे में जो धुआं आती है, ठीक है, उस धुएं से वो जो मिट्टी की दीवार थी वो काली हो चुकी थी। उसी दीवार पे कुछ कुछ लिखती रहती थी, अपनी जो इच्छाएं वो एक्सप्रेस करती रहती थी, ठीक है, सीखती रहती थी उसी दीवार पे लिख लिख के। तो रसा को कह रही है कि इस दीवारों पे जो लिखा हुआ ना उसको मिटाओ मत, क्योंकि ये मतलब आपके सपने हैं, आपकी क्रिएटिविटी है। तो तभी तो नाम इसका क्या है कविता का, डोंट वाश, इसको धो मत, क्या मत दो, जो दीवार पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी उन्होंने लिखा होगा पढ़ाई से संबंधित। एंड रसा यूज टू राइट समथिंग ऑन दिस वॉल, इस दीवार पर दोस्तों, जैसे सूटी वाल्स है ना, सूटी वाल्स का क्या मतलब यहाँ पे, ठीक है, धुएं से लिपी हुई एक दीवार सूटी वाल्स कहलाती है। आगे देखो, द पोइटेस आस्क अस टू लुक इनटू सोशल टैबूज एंड एसेस दियर वर्थ, तो जो समाज के जो टैबू होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ दकियानूसी ख्यालात होते हैं, तो उनके बारे में जो कवियत्री है वो सोचने के लिए हमें कह रही है, और उनकी जो आज के टाइम पर रिलेवेंस है, उनकी जो कीमत है वो हमें समझने के लिए कह रही है कि भाई काम क्या है कि नहीं है, सामाजिक नियम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ही लास्ट दोस्तों, लास्ट कविता देखते हैं। आपको तो 4 ही अटैम्प्ट करने थे, लेकिन मैं तो पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, मेरे को सारे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो, अभी तक सही लग रहा है, पसंद आ रहा है कंटेंट, तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना आप, ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है, और कोई कमी हो तो बता देना बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है। तो एज ऑलवेज यू वंस अगेन कैम स्टैंडिंग एट द डोर स्पीचलेस, ओनली इफ आई हैड बीन इन पोजेशन ऑफ ए फ्यू वर्ड्स वुड आई डेकोरेट देम ऑन योर लिप्स। दोस्तों ये लव पोएम है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, नसीम सफ़ाई के द्वारा लिखी गई है। नसीम सफ़ाई कौन थी, एक महिला थी, एक महिला कवि थी जो कि कश्मीर की रहने वाली थी, ठीक है। तो इन्होंने एक पोएम लिखी है, नाइदर ए शेडो नॉर ए रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है दोस्तों, जो हमारी छाया होती है और हमारी परछाया होती है, दोनों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है ना, इंडिपेंडेंट उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ में आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे लव पोएम है, इसमें कहा गया है कि एक लड़की है, ठीक है, अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसकी केयर करती है और एफर्ट देती है अपनी तरफ से पूरे, लेकिन रिटर्न में उसको कुछ नहीं मिलता, और वह उम्मीद करती है फिर भी अपने पति से कि कुछ उसको समझा पाए अपनी भावनाएं वगैरह, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों पैट्रियार्किकल सोसाइटी यानी कि पितृसत्तात्मक समाज के बारे में बताया गया है, किस तरह से वो महिलाओं की इच्छाओं को दबाता है, उनके सपनों को कुचल देता है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे, सेम रहेगा कॉन्टेक्स्ट इस कविता के लिए। पोइटेस कन्वेज ए वोमेन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हर असर्सन, असर्सन मतलब दावा करना, दैट सी इज़ ए लिविंग बींग, कि वह एक जीवित इंसान है, नॉट ए लाइफलेस रिफ्लेक्शन, तो वो ऐसा प्रतिबिंब नहीं है जिसमें कोई जान नहीं है, ठीक है, वो तो जीती जाती एक इंसान है, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये कॉन्टेक्स्ट लिख देना आप, समझ में आ रहा है। अब देखो आगे एक्सप्लेनेशन देखो, इन दिस लव पोएम, इस लव पोएम में देर आर टू पीपल, दो इंसान रहते हैं, हु आर नॉट टॉकिंग, जो आपस में बात नहीं कर रहे हैं। द गर्ल थिंक्स परहैप्स आई डू नॉट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स एम्बिशंस एंड ड्रीम्स। तो दोस्तों यहाँ पर लड़की फिर भी सोच रही है, शायद मेरे पास ही शब्दों की कमी पड़ गई है, जिससे कि मैं अपने पति को अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं और अपने सपने हैं वो समझा नहीं पा रही हूँ। दिस पोएम इज़ ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पैट्रियार्कियल सोसाइटी। तो दोस्तों ये जो पोएम है वो पितृसत्तात्मक समाज का विरोध करती है, दैट ट्राइज टू साइलेंस ए वोमेंस ड्रीम, जो कि महिला के जो सपने होते हैं कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, पढ़ना लिखना चाहती हूँ, उन सपनों को दबा देती है पैट्रियार्कल सोसाइटी। एंड फॉरबिड हर फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द पेन एंड सोरो, उसके जो दुख और दर्द होते हैं वो भी छुपा देती है पितृसत्तात्मक समाज। यहाँ तक आया, कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसको वापस भी देख सकते हैं वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इसको, अगर कोई नीडी पीपल है तो उसकी हेल्प हो जाएगी पेपर से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, सुजीत मुखर्जी सेज दैट ओरल ट्रेडिशंस एंड रिटन टेक्स्ट आर टू डिफरेंट जोनरा, GENRES, इसको क्या बोलते हैं? जोनरा, प्रोनाउंसिएशन जोनरा। टू डिस्टिंक्ट जोनरा इनरिच ईच अदर, इनरिच का मतलब एक दूसरे को समृद्ध बनाना, इवेल्यूट यानी कि आपको मूल्यांकन करना है। द अबव सेंटेंस एंड राइट एन एसे ऑन हाउ ओरल ट्रेडिशंस हैव बीन नर्चर्ड इन इंडियन सोसाइटी। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, ये जो सवाल है पहले ही चैप्टर में लिया गया है, जिसके जो लेखक है वो सुजीत मुखर्जी है, ठीक है। इंडिया के एक बहुत बड़े पोइट और बहुत बड़े लेखक रहे हैं, ठीक है, ऐसे वगैरह भी इन्होंने लिखा है। तो दोस्तों इन्होंने
जो मतलब हमारी साहित्य का जो इतिहास है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर है, उसके बारे में बहुत कुछ समझा है। उन्होंने कहा कि दो टाइप के जोनरा मतलब स्टाइल, ठीक है, लिखने का स्टाइल। तो दो टाइप के जोनरा होते हैं, एक तो ओरल ट्रेडिशंस। देखो बचपन में हमारी जो दादी नानी बुआ ये कुछ कहानियाँ सुनाया करती थी, तो ऐसा ज्ञान जो कि बोल बोल के सुनाया जाता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो हस्तांतरित या ट्रांसफ़र किया जाता है, ऐसे परंपरा को अपन ओरल ट्रेडिशंस कहते हैं, ठीक है। और रिटर्न टेक्स्ट का मतलब क्या है, जैसे कि किसी की सुनी हुई कहानी को अपन अगर हमारी डायरी के अंदर लिख दें तो वो रिटर्न टेक्स्ट कहलाएगा। तो सुजीत मुखर्जी कह रहा है कि दोनों ये डिफरेंट जोनरा है और एक जोनरा ने दूसरे जोनरा को समृद्ध बनाया है, हेल्प की है, ठीक है। अब देखो मान लो मैंने सुनी ही नहीं होती वो कहानी, ठीक है, ओरल ट्रेडिशंस मुझे पता नहीं होता, तो मैं लिख कैसे पाता। तो ओरल ट्रेडिशंस हेल्प करता है ना रिटर्न टेक्स्ट को लिखने के लिए। और आगे क्या, इवैल्यूएट द अबव सेंटेंस एंड राइट एन ऐसे ऑन हाउ ओरल ट्रेडिशंस हैव बीन नर्चर्ड इंडियन सोसाइटी। तो किस प्रकार से भारतीय समाज में जो ओरल ट्रेडिशंस है वो विकसित हुआ है, फला फूला है। तो दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर का सवाल अच्छा खासा लिखना पड़ेगा। देखो ओरल ट्रेडिशंस एंड रिटन टेक्स्ट आर टू डिस्टिंक्टिव जॉनरा। डिस्टिंक्टिव मतलब अलग अलग जॉनरा है। व्हेन वी हियर द वर्ड लिटरेचर, जब हम साहित्य शब्द के बारे में सुनते हैं, वी यूजुअली एसोसिएट इट विद बुक्स, तो हम किताबों से इसको जोड़ के देखते हैं। दैट इज़ रिटन वर्ड, जो कि लिखा हुआ होगा, बिफोर राइटिंग, लिखने से पहले, मतलब जब कागज़ नहीं था, कलम नहीं थी, तब तब ये ओरल ट्रेडिशन डेवलप हुआ था। पीपल स्टिल टोल्ड स्टोरीज, पहले लोग कहानी सुना करते थे, एंड पास्ड देम ऑन फ्रॉम जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू ओरल स्टोरी टेलिंग। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बोल बोल के वो कहानी परंपराएं चलती रहती थी। मैनी क्लासिक ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर फ्रॉम द इलियाड, द एंशिएंट ग्रीक एपिक टू द रामायणा एंड द महाभारता वर पास्ड डाउन ओरली बिफोर बीइंग रिटन डाउन। तो दोस्तों ये कुछ देखो, ग्रीक जो प्राचीन ग्रीक महाकाव्य है एक इलियाड, और रामायण और महाभारत ये क्या है, ये तो भारत के महाकाव्य है, एपिक है। तो दोस्तों लिखने से पहले इनको लोग बोल बोल के सुनाते थे, और ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी है वो जाया करता था। द अर्लियर प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द एपिक्स ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज नोन एज द ओरल ट्रेडिशंस। तो जो पूर्व का जो प्रक्रिया थी, पहली की जो प्रक्रिया थी, जिसमें मतलब ट्रांसफ़र किया जाता था ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बोल बोल के मौखिक रूप से, वो ओरल ट्रेडिशंस कहलाता है। द ओरल लिटरेरी ट्रेडिशंस हैज़ सर्वाइव्ड मैनी एजेज। तो काफ़ी सालों तक ओरल ट्रेडिशन सर्वाइव करता रहा। इज़ टुडे प्रिजर्व्ड एज रिटन टेक्स्ट। तो उनको सहेज कर, उन ओरल ट्रेडिशंस को सहेजा गया है, सुरक्षित किया गया है। कैसे? रिटन टेक्स्ट लिख करके, इन मल्टीपल फॉर्म्स एंड लैंग्वेज, अलग अलग जो भाषाएं, अलग अलग रूप है उसमें। जैसे कि रामायण है वो दोस्तों कन्नड़ भाषा में भी मिल जाएगी, संस्कृत में मिल जाएगी, अवधी मिल जाएगी, तेलुगु मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ओरल ट्रेडिशंस एंड रिटन टेक्स्ट जॉनरा इनरिच ईच अदर। तो दोनों ही एक दूसरे को समृद्ध बनाते हैं। वाल्मीकि रामायण, दोस्तों जो वाल्मीकि के द्वारा जो संस्कृत भाषा में जो रामायण सुनाई गई थी, इन द ओरल ट्रेडिशंस इज एन इंस्पायरिंग, वो प्रेरणा देने वाली है, एंड पॉइजनेंट एज तुलसीदास रामचरितमानस कंपोज्ड इन अवधि। देखो संस्कृत के अंदर वाल्मीकि जी ने सुनाया, और उन्हीं बातों को अवधी भाषा में, चूँकि अवधि है लोग समझते थे, तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास ने वही रामायण है वो रामचरितमानस के रूप में लिख दी है। पॉइजनेंट का मतलब बराबर महत्व की है। तो वाल्मीकि की रामायण और जो तुलसीदास की जो अवधी भाषा में लिखी गई रामचरितमानस है, बराबर इनका महत्व है। राजगोपालाचारीज रामायण रिटन इन मॉडर्न इंग्लिश। तो राजगोपालचारी की रामायण है वो मॉडर्न इंग्लिश में लिखी गई है। आपको पता होगा रामायण कम से कम 300 प्रकार से लिखी जा चुकी है अलग अलग लैंग्वेज में। टुडे वी हैव नॉट वन, हमारे पास केवल एक रामायण उपलब्ध नहीं है, बट मैनी रामायणज ईच अदर विद इट्स ऑन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो दोस्तों अलग अलग इलाकों में अलग अलग टाइप की कुछ चेंज करके रामायण लिखी गई है। देर आर मैनी ग्रेट पोइट्स, बहुत महान कवि जैसे कि कंबन, कृतिभाष, तुलसीदास एंड एकनाथ, हु हैव कंपोज्ड एंड रीटोल्ड द स्टोरी ऑफ रामायण। तो रामायण जो संस्कृत भाषा में पहले सुनाई गई जाती थी, ठीक है, उसी कहानी को, ठीक है, अपनी भाषा में और अपने क्षेत्र के हिसाब से, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ स्थानीय कहानियाँ भी शामिल कर दी गई। तो रामायण है वो अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से अपनी अपनी भाषा में लिखी गई। इसमें लोकल कल्चर को भी शामिल किया गया, एंड एम्बेलिसिंग
द स्टोरी विद इंटरेस्टिंग लोकल फ्लेवर्स, तो आसपास की जो रुचिपूर्ण किस्से कहानियाँ कथाएँ थी वो भी इनमें शामिल की गई। ऑल द वाइल पेइंग होमेज टू वाल्मीकि एज द आदि कवि, द फर्स्ट पोइट एंड आल्सो फीलिंग फ्री टू क्रिएट ऑन दियर ऑन। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कवि थे एकनाथ, तुलसीदास, कंबन, कृतिभाष, ठीक है, इन्होंने अपने क्षेत्रीय भाषा में रामायण को लिखा और इन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि दी है किसको? आदि कवि को। कौन है आदि कवि? वाल्मीकि जी, ठीक है। और फ्री होकर के स्वतंत्र रूप से अपनी रामायण लिखी है। दिस इज़ हाउ ओरल ट्रेडिशन हैज़ बीन कंटिन्यूसली नर्चर्ड इन इंडियन सोसाइटी। तो इस प्रकार से भारतीय समाज में जो मौखिक परंपरा है वो विकसित होती गई एंड इट्स ट्रेडिशंस प्रिजर्व्ड, और इसकी जो परंपराएं हैं वो सहेज कर सुरक्षित रखी गई है रिटर्न टेक्स्ट में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन संत इन सूफिज्म एंड भक्ति ट्रेडिशंस, व्हाई डिड डॉक्टर दास क्लेम दैट द मैडनेस ऑफ वुमेन हैज़ बीन ग्लोरीफाइड। तो दोस्तों भक्ति परंपराओं में और सूफीवाद में महिला संतों का क्या योगदान रहा है, और डॉक्टर दास यहाँ पे दावा क्यों कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं जो भक्ति में पागल हो जाती हैं उनको महिमा मंडित क्यों किया गया डॉक्टर दास के द्वारा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर होगा द सूफिज्म एंड भक्ति ट्रेडिशन इंट्रोड्यूस विद द आइडिया टू प्रमोट लव एंड डिवोशन टुवर्ड गॉड। तो भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा, ठीक है, ये व्यक्त करने के लिए सूफीवाद और भक्ति परंपरा स्टार्ट हुई। भक्ति ट्रेडिशन डेवलप अंडर द हिंदुइज्म फिलोसॉफी, हिंदू दर्शन के अंतर्गत भक्ति परंपरा विकसित होती है। एंड सूफीज्म डेवलप्ड अंडर द इस्लामिक फिलोसॉफी, तो सूफीवाद है वो इस्लामिक दर्शन के अंदर विकसित होता है। मैनी वुमेन सेंट पार्टिसिपेटेड इन सूफीज्म एंड भक्ति ट्रेडिशन, अनेक महिलाओं ने सूफीवाद और भक्ति परंपराओं में भाग लिया। द वुमेन चैलेंज द सुपरस्टिशियस पीपल ऑफ द सोसाइटी बाय चैंटिंग मंत्राज, सिंगिंग पोएम्स, सॉन्ग्स अबाउट लाइफ। तो दोस्तों जो ये महिलाएं थी उन्होंने चुनौती दी किसको? जो अंधविश्वासी लोग थे, जो लोग भक्ति पर है ना अपना एकाधिकार उन्होंने स्थापित कर लिया था, हर कोई भक्ति नहीं कर सकता था, दलित महिलाएं ये सब अपने आप को इग्नोर फील करते थे। इसलिए जो महिलाएं थी ना उन्होंने मंत्र पढ़े, है ना, कविताएं गाई, गाने गाए और जीवन के बारे में बहुत कुछ कहा। द स्ट्रॉन्ग वुमेन लेफ्ट दियर चिल्ड्रन एंड फैमिली दैन ट्रेवल्ड वेस्ट टू रीच दियर गॉड। तो जो मजबूत महिलाएं थी दिमाग से और वो वास्तव में भगवान तक पहुंचना चाहती थी, उन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवार को ही छोड़ दिया। मीराबाई इज मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन सेक्रीफाइसिंग दियर हाउस होल्ड लाइफ टू वर्शिप दियर लॉर्ड कृष्णा। तो दोस्तों मीराबाई एक प्रमुख संत हैं जिन्होंने अपनी गृहस्थी का त्याग कर दिया, ठीक है, और जीवन भर वो भगवान कृष्ण की पूजा करती रही। सी लाइव्ड ए लाइफ ऑफ ए विडो, वो विधवा की तरह जीवन जीती रही। सी सेंग सॉन्ग्स, उसने गाने गाए, एंड पोएम्स फॉर हर गॉड, उसने अपने भगवान के लिए गाने गाए, ऑल थ्रू हर लाइफ, पूरे जीवन भर। इन सूफीज़म बीबी फातिमा, राबिया जरीन ताज। देखो सूफी, जैसे कि मैंने आपको बताया भक्ति परंपरा में मीरा का नाम लिख देना, ऐसे ही सूफीवाद में दोस्तों बीबी फातिमा, राबिया और जरीन ताज का नाम फेमस है, ये महिला संत रही हैं। कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट रोल इन सूफीज़म ट्रेडिशन, तो सूफीवाद परंपराओं में महत्वपूर्ण योगदान निभाया किसने? बीबी फातिमा, राबिया और जरीन ताज ने। मुस्लिम वुमेन वर सीन फुलफिलिंग सेवरल रोल्स, तो मुस्लिम महिलाओं ने भी अनेक योगदान निभाए। एज मदर्स, माता के रूप में, पत्नियों के रूप में, है ना, और डॉटर्स, पुत्रियों, बेटियों के रूप में। दे सपोर्टेड दियर सन्स, उन्होंने अपने बेटों को सपोर्ट किया और अपने पतियों को सपोर्ट किया। हु वर ऑन द पाथ ऑफ सूफीज़म, यानी कि जो उनके बेटे, जो उनके जो पिता या फिर पति थे, ठीक है, वो अगर सूफीवाद में आगे बढ़ रहे, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे, अपने खुदा को याद कर रहे सच्चे दिल से, तो उनका सपोर्ट किया ऐसी महिलाओं ने। डॉक्टर दास क्लेम दैट द मैडनेस ऑफ वुमेन हैज़ बीन ग्लोरीफाइड। ग्लोरीफाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को महिमा मंडित कर देना, मैडनेस यानी कि पागलपन। तो मतलब ये भक्ति में जो पागल हो जाती है अपने भगवान या खुदा के पीछे, ठीक है, इसको महिमा मंडित क्यों किया गया, मतलब इनकी तारीफें क्यों की है डॉक्टर दास ने? क्योंकि दियर पैशनेट, उनके अंदर जुनून है, ट्रांसफॉर्मेटिव डिवोशन, वो अपने आप को जो भक्ति है उसको बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, विच डिफाई सोसाइटल नॉर्म्स एंड हाईलाइट्स प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो वो इसलिए वो पागलपन को महिमा मंडित किया है क्योंकि वो सामाजिक नियम तोड़ रहे हैं और वो आध्यात्मिकता के जो अनुभव और सुख होते हैं उसको वो महसूस कर रही हैं। इसलिए तो दोस्तों मीराबाई देखो आप, ठीक है, मतलब जन्म भी अच्छे परिवार में हुआ, शादी भी अच्छे परिवार में हुई, ठीक है, दासियाँ थी, नौकर थे आसपास,
और राजा के साथ में इनका शादी हुआ, ठीक है। महल में कोई कमी नहीं थी, ज्वेलरी थी इनके पास में, सब कुछ सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी वैराग्य उत्पन्न हुआ ना दिल के अंदर, और पूरे जीवन भर विधवा एक महिला की तरह अपना जीवन व्यतीत किया और भगवान कृष्ण के प्रति इन्होंने खूब सारे गाने गाए और विधवा की तरह ही जीती रही, ठीक है। तो ये एक तरह का पागलपन अपने भगवान के प्रति। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू वी नीड टू रीड दलित लिटरेचर, कमेंट अपॉन द रोल प्लेड बाय B.R. अम्बेडकर एज द मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ द दलित। तो दोस्तों हमें यहाँ पे पूछा है, 20 नंबर का सवाल है कि हमें दलित साहित्य पढ़ने की क्यों ज़रूरत होती है, और बी आर अम्बेडकर दलितों के जो मुख्य नेता, प्रमुख नेता माने जाते हैं, इनका क्या योगदान है दलितों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए, वो आपसे पूछा है। तो दलित लिटरेचर हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इट्स ए फॉर्म ऑफ सोशल रेजिस्टेंस दैट कैन हेल्प रीडर्स टू अंडरस्टैंड दैट ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय दलित एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन इंडिया। तो दोस्तों जो दलित साहित्य है वो एक प्रकार का प्रकार है, स्वरूप है किसका, सामाजिक प्रतिरोध का, दैट कैन हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड द ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जो पाठकों को समझने में मदद करेगा, हजारों सालों से दलितों पर जो उनको दबाया गया है, उन पर अत्याचार हुआ है, उन्होंने भेदभाव का सामना किया है ना, और जो अनेक वंचित समूह, जो को हाशिए पर जो समूह है, जैसे कि विधवा है, अनाथ है, ठीक है, ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कहलाते हैं भारत में। तो इनकी स्थिति समझने के लिए दलित साहित्य पढ़ना चाहिए। सम रीजन्स व्हाई वी नीड टू रीड दलित लिटरेचर। पहला पॉइंट है दोस्तों चैलेंजेस सोशल ऑर्डर। तो हमें समाज की जो व्यवस्था है, क्रम है, वो बदलना है। इफ इट इज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड द सोशल ऑर्डर दैट हैज ऑप्रेस्ड दलित फॉर सेंचुरीज, इट एक्सप्रेसेस ए डिजायर फॉर इक्वलिटी, फ्रीडम एंड डिग्निटी। देखो ये जो दलित लिटरेचर एक प्रकार का प्रोटेस्ट है, एक प्रकार का विरोध व्यक्त करता है, किसके विरुद्ध, जाति व्यवस्था, जाति प्रणाली के विरुद्ध, और समाज के जो नियम है उनके विरुद्ध, समाज की जो व्यवस्था बनी है, क्योंकि इसी के वजह से, जाति व्यवस्था की वजह से उनको दबाया गया दलितों को शताब्दियों से। इट एक्सप्रेस ए डिज़ायर, वो दलित साहित्य में वो अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, किसके लिए, समानता, इक्वलिटी और फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता के लिए, एंड डिग्निटी, आत्मसम्मान के जीवन के लिए। एक्सप्लोरर्स दलित कॉन्शियसनेस, द कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। तो दलित लिटरेचर रिटन बाय दलित, तो दलित साहित्य है वो दलित लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं, हु हैव ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ दलित लाइफ। उन्होंने खुद भी दलित, एज ए दलित उन्होंने काफ़ी कुछ सहा है, ऊंची जातियों ने उनका शोषण किया, उनको तकलीफ दी है। इट एक्सप्लोर्स द दलित कॉन्शियसनेस ऑफ आइडेंटिटी, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी। जब हम दलित साहित्य पढ़ेंगे तो हम उनकी चेतना समझ पाएंगे, उनकी पहचान समझ पाएंगे, उनके मानव अधिकार समझ पाएंगे, और उनके जीवन के कुछ मान सम्मान होते हैं वो समझ पाएंगे। एम्स टू क्रिएट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंज। तो दोस्तों दलित साहित्य का क्या उद्देश्य होता है कि राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से चेंज लाया जाए ताकि इनकी स्थिति समाज में सुधरे। ए वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस, ये एक विरोध का स्वरूप है। इट इज़ ए वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध करना, अगेंस्ट द मार्जिनलाइजेशन, ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव का सामना करते हैं, जो अत्याचार का सामना करते हैं, जो हाशिएकरण का सामना करते हैं। हाशिया मतलब कि समाज का जो मुख्य विकास दर है उसमें सबसे पीछे कौन रह गए हैं, अनाथ, विधवा, ठीक है ना, और दलित लोग रह गए हैं। बाय दलित इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, दलित को प्रत्येक क्षेत्र में अपने शोषण का सामना करना पड़ता है। चाहे वो पढ़ने जाए तब भी वहाँ पे लोग उसको परेशान करेंगे, नौकरी लेने जाए तब भी लोग परेशान करेंगे, और यहाँ तक कि अगर वो गांव में अगर शादी ब्याह करता है तब भी वहाँ पर उसको फेस करनी पड़ती हैं आज भी परंपराओं के नाम पर अत्याचार। आगे पढ़ते हैं। रोल प्लेड बाय B.R. अम्बेडकर। तो दोस्तों B.R. अम्बेडकर जो कि दलितों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, इन्होंने ऐसे कौन से काम किए हैं जिनकी वजह से दलितों का जो जीवन है उसका अपलिफ्टमेंट हुआ है, वो आगे बढ़े हैं। पहला, सोशल रिफॉर्मर, ये एक सामाजिक सुधारक थे। ही वाज ए सोशल रिफॉर्मर एंड एक्टिविस्ट हु फोर्ट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। एंड वर्क टू अपलिफ्ट द दलित्स, तो जीवन के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने लड़ाई ली। एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस, जो अन्य समाज की जो पिछड़ी हुई जाति है उनके लिए भी इन्होंने काम किया है। एजुकेशन, अम्बेडकर बिलीव्ड दैट एजुकेशन वाज ए टूल फॉर दलित इमांसिपेशन। इमांसिपेशन मतलब दुखों से मुक्ति पा जाना, ठीक है। तो दुखों से मुक्ति कब पाएंगे दलित लोग, जब ये शिक्षा को
ग्रहण करेंगे। ही फाउंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, इन्होंने कुछ शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की जैसे कि द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी एंड डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, इनमें वो दलितों को पढ़ाया करते थे। आगे चलते हैं दोस्तों, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो दलितों के बहुत कम नेता हैं, वो लोकसभा में और विधानसभा में मिलते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व कम है पॉलिटिक्स में। तो ही रिप्रेजेंटेड द दलित्स एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। देखो गोलमेज सम्मेलन हुआ था एक लंदन में, ठीक है, उसमें भी दलितों के लिए उन्होंने राजनीतिक अधिकारों को बढ़ाने की बातें की। वेयर ही एडवोकेट मतलब वकालत की, फॉर सेपरेट इलेक्टोरल, पृथक निर्वाचन की वकालत की कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन होना चाहिए, है ना। ही आल्सो फाउंडेड द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उन्होंने जो अनुसूचित जाति संघ है उसकी भी स्थापना की। एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर दल की भी उन्होंने स्थापना की। आगे लीगल एक्शन। अंबेडकर रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल एवेन्यूज फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड रिप्रेजेंटेड द दलित्स इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। तो दोस्तों B.R. अम्बेडकर ने जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके सामने मतलब कुछ फ्रेमवर्क रखा कि ऐसे कानून बनाए जाए कि अगर कोई दलितों को सताए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन द रेलेवेंस ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एज डिस्कस्ड बाई M.K. नायक। तो दोस्तों भारतीय अंग्रेजी साहित्य का आपको प्रासंगिकता बतानी है, जो कि M.K. नायक ने बताई कि क्यों हमें पढ़ना चाहिए ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इसकी क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। M.K. नायक क्या बताते हैं? तो अकॉर्डिंग टू M.K. नायक, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज रिलेवेंट बिकॉज इट एक्सप्रेस इंडियन एथोस। एथोस क्या होता है? एक प्रकार का कैरेक्टर होता है। तो अगर हम भारतीय अंग्रेजी साहित्य पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? भारतीयों के कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा। गिव्स वॉइस टू इंडियन लाइफ। तो इंग्लिश हैज एमर्ज्ड एज ए डिसाइसिव रोल। डिसाइसिव रोल यानी कि निर्णायक भूमिका, एमर्ज मतलब उभरना, इन गिविंग वॉइस टू ट्रेवल्स ऑफ लाइफ इन इंडिया। तो जीवन की कठिनाई है उनको समझने के लिए हमें पढ़ना चाहिए। रिफ्लेक्ट इंडियन रिलेशनशिप। तो दोस्तों किस तरह से मतलब पिता और बेटे के यहाँ पे संबंध रहते हैं, किस तरह से एक वाइफ और हस्बैंड के रिलेशनशिप रहते हैं, है ना। तो ये सब समझने के लिए हमें इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहिए। इंगेज विद इंडियन प्रॉब्लम्स। तो भारतीयों की जो समस्याएं होती है, जो समाज का दबाव होता है उन पर, गरीबी को झेलते हैं, है ना, और कई तरह के रेस्ट्रिक्शन झेलते हैं हम भी, और कई तरह की असमानता देखते हैं, उसको समझने के लिए हमें ये सब पढ़ना पड़ता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ए प्रोडक्ट ऑफ नेटिवाइजेशन। नेटिवाइजेशन क्या होता है? स्वदेशीकरण। तो दोस्तों जैसे कि मान लो कोई भी इंडियन बंदा वो अगर अंग्रेजी साहित्य लिख रहा है, इंग्लिश में कुछ लिख रहा है, स्टोरी, है ना, या ऐसे लिख रहा है, ड्रामा लिख रहा है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा, वो एक तो उत्पाद हो जाएगा स्वदेशीकरण का, क्योंकि वो देश का ही है और वो देश के लिए साहित्य लिख रहा है। इट इज़ ए इनवाइटेबल प्रोडक्ट। तो ये बहुत अति आवश्यक प्रोडक्ट है ऑफ नेटिवाइजेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्रेस द इंडियन सेंसिबिलिटी। भारतीयों का जो सेंसिबिलिटी है उसको समझने के लिए ये हमें पढ़ना चाहिए इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंग्लिश हैज़ सर्व्ड एज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन रीजन्स, कल्चरल डोमेन्स एंड एथनिसिटीज़। एथनिसिटीज़ का मतलब होता है नरजातीय समूह या जनजाति, और रीजन्स मतलब क्षेत्र, और कल्चरल डोमेन्स मतलब सांस्कृतिक जो क्षेत्र है। यानी कि दोस्तों अगर आपको भारत के किसी भी क्षेत्र के बारे में समझना है, समाज के बारे में समझना है, संस्कृतियों के बारे में समझना है, और नरजातीय समूह के बारे में समझना है, ठीक है, किस तरह से मतलब जो जनजातीय हैं उनके संस्कार, वैल्यूज़, बिलीफ, कस्टम्स होते हैं, उनको समझने के लिए आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहिए और बड़े काम का है। यही इसका इंपॉर्टेंस था। दोस्तों आपको शॉर्ट नोट लिखना है कोई 4, एनी 4। तो यहाँ पर भी सही लिख दोगे अगर एक जवाब, तो आपको सही जवाब के लिए 5 नंबर मिलेगा, यानी कि 20 नंबर का जुगाड़ है वो यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों पास होने के तो काफ़ी करीब आ गए, ठीक है। पास क्या, अपन अच्छे नंबर लाएंगे। आगे चलता है दोस्त। पहला इसमें मेन थीम ऑफ द पोएम हिजन हेराव। दोस्तों हिजन हेराव का मतलब है एक प्रकार की नाव जो कि ठहरी हुई है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ पोएम में क्या है। एक लुआंग नाम का एक राजा रहता है, वो आदेश देता है नदी के किनारे एक पेड़ है, ठीक है, उसको काटने का। वो हरा भरा पेड़ रहता है, लेकिन उस पेड़ के पास में 2 और पेड़ होते हैं, मदर ट्री और फादर ट्री। तो मदर ट्री और फादर ट्री उसको बोलते हैं कि तुम्हें कट जाना चाहिए खुशी खुशी, तुम राजा की सेवा में काम ही आओगे। तो दोस्तों हिजन हेराव
ये एक कविता है, एक प्रकार का गाना भी है जो कि गाया जाता है मणिपुर राज्य में। एक मतलब त्यौहार होता है इनका लाई हरोबा। उस त्यौहार के अंतिम दिन जब समापन होता है ना, उसका ख़त्म हो रहा होता है, तब वहाँ के जो महिलाएं हैं वो हाइजन हेराव की जो पंक्तियाँ लाइन है उसको गाती है। तो हाइजन हेराव इज़ ए नैरेटिव पोएम विच इज़ संग ऑन द कंक्लूडिंग डेज। कंक्लूडिंग मतलब समापन, जो अंतिम दिन होता है इस त्यौहार का, लाई हरोबो फेस्टिवल। लाई हरोबो फेस्टिवल का जो अंतिम दिन है, लास्ट दिन है, उसके दौरान हाइजन हेराव गाया जाता है और मणिपुर में ये चल रहा होता है। इट कन्वेज ए सेंस ऑफ मैती हिस्ट्री। दोस्तों मैती एक जनजाति, एक ट्राइब का नाम है जो कि मणिपुर में रहती है। और मैती जनजाति का इतिहास, उनके साहित्य को, उनकी संस्कृति को समझने के लिए हमें यही हाइजन हेराव है, तो इसकी मेन थीम है। हाइजन हेराव विद इट्स माइथिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल नैरेटिव्स ब्रिंग्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी। तो दोस्तों जो मणिपुर के जो समाज है, ठीक है, वहाँ की परंपराएं हैं और सांस्कृतिक जो वार्तालाप बातचीत होते हैं, उनको समझने के लिए हमें हाइजन हेराव है पोएम अच्छे से समझनी चाहिए। द पोएम दस ब्रिंग आउट ह्यूमन बींग एथिकल्स रिलेशनशिप विद नेचर। दोस्तों ये मेन थीम है इसकी। क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं ना, जो प्रकृति है, वो भी एथिकल रिलेशनशिप यानी कि नैतिक संबंध रखती है मानव के साथ में। तभी तो वो कह रहे हैं फादर ट्री मदर ट्री कि बेटा आप राजा की सेवा में काम ही आओगे, लुवांग राजा की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दलित पोइट एंटी राजकुमार। तो कोई 4 ही अटैम्प्ट करने थे, मैंने तो सारे अटैम्प्ट कर दिए आपकी हेल्प के लिए, है ना। दलित पोइट एंटी राजकुमार। तो एंटी राजकुमार इज वन ऑफ द मोर पॉपुलर दलित पोइट। दलित कवियों में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो एंटी राजकुमार, एंड हैज़ बीन पब्लिश्ड इन बोथ मैनस्ट्रीम तमिल लिटरेरी पब्लिकेशन एज वेल एज दलित पब्लिकेशन। तो दलित प्रकाशन के लिए और तमिल साहित्य प्रकाशन के लिए इन्होंने रचनाएं हैं वो लिखी है। द पोएम्स ऑफ एंटी राजकुमार आर आर्टिकुलेट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट एंड क्लास ऑपरेशन। क्लास ऑपरेशन मतलब वर्ग को दबाना, किसी वर्ग को दबाना, ठीक है, और जाति व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जो कि दलित महिलाएं और जो आदमी हैं जो काफ़ी सालों से झेलते आ रहे हैं। 4 एजेस का मतलब काफ़ी सालों से। राजकुमार कम्स फ्रॉम द कनियन कास्ट हुज मेंबर्स आर ट्रेडिशनली तांत्रिक प्रैक्टिशनर्स अमोंग तमिल दलित्स। तो जो तमिल दलित थे उनमें जो राजकुमार एंटी राजकुमार जो कवि हैं वो एक जाति से आते थे, उस जाति का नाम था कनियन, और जिसके जो सदस्य हैं ना वो तांत्रिक क्रियाकलापों को करते रहते, तांत्रिक थे वो सारे, ठीक है, और लोगों के समस्याओं को दूर करते थे। हिज पोएट्री इज रिनोन्ड फॉर द वे ही इंगेज विद दलित रिलीजियस प्रैक्टिसेस, गॉड्स गॉडेस माइथ्स एंड लेजेंड्स। तो दोस्तों हमें दलितों के जो भगवान हैं, देवी देवती हैं, मिथ है, उनके प्रैक्टिस लेजेंड्स हैं, उनको समझने के लिए हमें एंटी राजकुमार की जो रचनाएं हैं वो पढ़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में तीसरा सवाल है इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ ट्रांसलेशन। तो अनुवाद की भाषा के रूप में अंग्रेजी, ये इसका आंसर क्या हुआ? इंग्लिश ए लैंग्वेज ऑफ ट्रांसलेशन फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स इंक्लूडिंग। तो दोस्तों आपको बताना कि जैसे कि मान लो एक कोई प्रोडक्ट है, एक सामान है, ठीक है, उस पर चाइनीज़ लैंग्वेज भी लिखी हुई है, लेकिन नीचे उसके आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने के लिए मिलेगी। अगर वही सामान दुनिया के किसी भी हिस्से में जाता है तो वहाँ पर लोग हैं अंग्रेजी पढ़ करके इस प्रोडक्ट के बारे में समझ जाएंगे। तो वहाँ पर चाइनीज़ जो भाषा उसका अनुवाद किस में किया गया? अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखती है अनुवाद की भाषा के रूप में, वही आपको बताना है। तो ये ग्लोबल कम्युनिकेशन है, तो पूरी दुनिया की भाषा लगभग बन गई है। इंग्लिश यूज्ड इन मैनी मेजर कम्युनिकेशंस इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट। तो राजनीतिक और कानूनी संदर्भ में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज़ स्पोकन ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, हर महाद्वीप में लगभग बोली जाती है, मेकिंग इट ए फार रीचिंग मार्केट। तो ये बहुत अत्यधिक मार्केट को भी कवर करती है। डिमांड फॉर ट्रांसलेशंस, देयर आर ए हाई डिमांड फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसके जो अनुवाद की जो डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ट्रांसलिंगुअल यूज़, ये अनुवाद के रूप में बिल्कुल तैयार रहती है, इसका अनुवाद भी आसानी से किया जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन, ये मतलब पूरी दुनिया भर में फैल गई है और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के रूप में भी शामिल हो गई है। समझ में आ रहा है? और प्रोडक्ट का ध्यान रखना, जिस पर चाइनीज़ लैंग्वेज लिखी गई थी, है ना, उसके नीचे इंग्लिश लैंग्वेज लिखी गई थी। इंग्लिश हैज़ बिकम द डोमिनेंट लैंग्वेज। तो प्रमुख रूप से जो प्रभावशाली भाषा वो बन गए ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 चौथा देखते हैं अपन, द इंग्लिश लैंग्वेज एज पावर एंड आइडियोलॉजी। तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा ने मतलब शक्ति के रूप में भी काम किया है और एक प्रकार की विचारधारा के रूप में भी काम किया है, ठीक है।
जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज इज ए पावरफुल टूल फॉर स्प्रेडिंग आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए, एसर्टिंग पावर मतलब अपनी जो शक्ति है उसका दावा करने के लिए भी अंग्रेजी भाषा है वो लोगों के बीच में फैली है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। डिसीमेंटिंग आइडियोलॉजीज, डिसीमेंटिंग का मतलब होता है फैलाना, विचारधाराओं को फैलाना। इंग्लिश लैंग्वेज इज ए वे फॉर इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से या जो समूह है वो अपनी विचारधारा फैलाते हैं, दुनिया भर में अपने विचार फैला देते हैं। एग्जाम्पल, द फ्रेज कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। आप देखो यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, कोलंबस ने अमेरिका खोजा। कोलंबस एक यूरोप का एक ट्रेवलर यात्री था। तो इस वाक्य को पढ़ करके हम मतलब ऐसा सोचते हैं कि वाह, कोलंबस यूरोप का यात्री और उसको इंग्लिश आती थी, उसने तो अमेरिका खोज लिया। तो यूरोपियों की महानता के बारे में पता चलता है, तो उनके ग्रेटनेस का जो प्रभाव हमारे दिमाग में आ जाएगा कि यूरोप के यात्री महान है। ठीक है, तो द फ्रेज कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इज सीन एज ए ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब जीत, फ्रॉम ए यूरोपियन कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। यूरोप के जो उपनिवेशीकरण का जो नज़रिया है उसके तहत अगर देखें तो ये यूरोपियों की जीत मानी गई कि कोलंबस ने अमेरिका को खोज लिया। आगे है मेंटेनिंग अथॉरिटी, तो पीपल इन पोजीशंस ऑफ पावर कैन यूज लैंग्वेज टू मेंटेन देयर अथॉरिटी। जो पावर शक्तिशाली लोग होते हैं वो अधिकार में बने रहने के लिए अंग्रेजी भाषा का यूज करते हैं, जैसे कि बड़े लोग वो इंग्लिश ही बोलते हैं। लैंग्वेज कैन बी यूज टू मेक पीपल बिलीव इन समथिंग और समवन, और टू परसुएड यानी कि किसी को खुश करना, राजी करना, देम टू वोट फॉर समवन किसी के लिए वोट देना, और बाई समथिंग किसी के लिए कुछ खरीदना। तो जो भाषा होती है ना उससे आप किसी व्यक्ति को कोई बात है उसके लिए राजी कर सकते हो उसको, ठीक है, और उसको वोट देने के लिए कह सकते हो और उसे कुछ खरीदने के लिए कह सकते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम पे और टेलीविज़न पे अपन बार बार एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं इंग्लिश में, तो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है यार ये कुछ खरीद के देखते हैं। तो हमारी जो थिंकिंग है, मेंटलिटी है, उस पर भाषा का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो कि अंग्रेजी भाषा ने बनाया है। क्रिएटिंग इनइक्वलिटी, तो भाषा के कारण असमानता भी पैदा होती है। ग्लोबल कम्युनिकेशन, इंग्लिश इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, विज्ञान के लिए, तकनीकी के लिए और मनोरंजन के लिए ये एक अंग्रेजी भाषा ज़्यादा यूज होती है। नोइंग इंग्लिश कैन हेल्प पीपल कम्युनिकेट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर, तो अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृतियों में लोग हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए इंग्लिश को यूज लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं सीता इन चंद्रवती रामायण। तो दोस्तों चंद्रवती रामायण एक प्रकार की रामायण है। मैंने अभी आपको बताया दुनिया भर में लगभग 300 से ज़्यादा रामायण लिखी गई है, उसमें एक है चंद्रवती रामायण। ये 16वीं शताब्दी में एक बांग्लादेश की एक लेखिका थी, उसने लिखा है, चंद्रवती उसका नाम था। ठीक है, तो इसमें सीता का कैरेक्टर पूछा, सीता को किस प्रकार से दिखाया गया है। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, चंद्रवती रामायण इज़ ए रीटेलिंग ऑफ हिंदू एपिक रामायण, तो हिंदुओं की जो महाकाव्य है रामायण उसी का ये रीटेलिंग स्टोरी है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीता, सीता के नज़रिए से ये हिंदू रामायण है। ठीक है, ही द वाइफ ऑफ द हीरो राम, जो कि राम की पत्नी रहती है। चंद्रवती ए 16th सेंचुरी पोइट, 16वीं शताब्दी की एक ये कवियत्री रहती है। हु लाइव्ड इन प्रेजेंट बांग्लादेश, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में रहती थी। सी अलाउड सीता जनरली पोर्ट्रेड एज ए द आइडियल ऑफ चैस्टिटी। ठीक है, तो सीता को किस प्रकार से चित्रित किया गया है कि वो शुद्धता थी उनमें, चैस्टिटी यानी शुद्धता, पवित्रता, एंड ओबीडियंस, वो एक आज्ञाकारी एक महिला थी। दैट हॉन्ट हर लाइफ, यानी कि उसने जीवन भर दुख दर्द झेले हैं। चंद्रवती रोट फॉर ए नॉन कोर्टली ऑडियंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ऐसा नहीं है चंद्रवती ने रामायण है वो सिर्फ दरबारी व्यक्तियों के लिए लिखी है, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए लिखी है। उन्होंने आम आदमी के लिए समझ में आने के लिए ये है वो रामायण लिखी है। नॉन कोर्टली का मतलब आम आदमी जो दरबार के बाहर आ करते थे। सीता गेट्स एक्साइल्ड अलोंग विद हर हस्बैंड, तो सीता को भी अपने पति के साथ में वनवास के लिए जाना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा। गेट्स किडनैप्ड, वो किडनैप अपहरण कर ली जाती है बाई ए डेमन किंग, एक राक्षसों के राजा के द्वारा, उसका रावण नाम रहता है। एंड फाइनली इज मेड टू गो थ्रू एन अग्नि परीक्षा। ठीक है, जब वो लंका से आती है तो उसको अयोध्या में अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बाई हर हस्बैंड हु प्लेसेस हिज ऑन ऑनर अबव हिज लव फॉर हर, तो जो उनका जो पति थे राम, ठीक है, राम जी अपने प्यार से भी ऊपर अपने ऑनर को रखते हैं, इसलिए उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था सीता को। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, समरी ऑफ डोंट वास। ठीक है, एक कविता रहती है डोंट वास, लक्ष्मी कन्नन के द्वारा बताई गई। मैंने आपको बताया था एक महिला के बारे में जिसकी शादी और जिसका जन्म ऐसे घर परिवार में हुआ जहाँ पे पढ़ने लिखने की इतनी आज़ादी नहीं थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है, ये कविता है वो लिखी गई है।
ऐसी वुमेन रहती है रसा सुंदरी देवी, ए वुमेन हु ओवरकम सोसाइटल नॉर्म्स, समरी लिखनी है ना, तो जो कि सामाजिक नियमों को तोड़ती है, रिजेक्ट करती है, टू एजुकेट हरसेल्फ, अपने आप को शिक्षित करने के लिए। रसा वांटेड टू लाइव लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, वो अपने जीवन के खुद के जो सिद्धांत हैं उन पे जीना चाहती थी, खुद की शर्तों पर। द पोएम्स इमेजरी इंक्लूड द सूटी वाल्स ऑफ देवीज किशन विच आर ए मार्कर ऑफ हर आइडेंटिटी एंड होप्स। बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों, यहाँ पर एक लिटरेरी टूल का यूज किया गया, साहित्यिक साधन का यूज किया गया, इसका नाम है इमेजरी। तो इमेजरी हमें कहाँ मिलती है इसमें, कि वो जो किचन है ना, किचन में एक चूल्हा लगा हुआ था और वहाँ पर वो चूल्हे को जब जलाती थी धुआं निकलती थी, उससे काली दीवार हो गई थी, उस पर कुछ कुछ लिखा करती थी। तो जो जो लिखती थी ना, वो जो लिखावट है उसकी अक्सर है, वो उसकी पहचान है और उसकी उम्मीद है। यहाँ पे ये इमेजरी है। देवी लिव्ड इन ए टाइम, वो ऐसे समय में रह रही थी जहाँ पर लिटरेसी वाज डिनाइड, जो शिक्षा में प्रतिबंध था, मना कर दिया जाता था ड्यू टू सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों के कारण। द पोएम विच आस्क वुमेन टू से नो टू सोशल कस्टम्स, तो महिलाओं को कवियत्री कह रहे कि आप समाज के नियम रीति रिवाज है उनको तोड़ दें बिल्कुल। दैट एक्सपेक्ट वुमेन टू वास देमसेल्व्स ऑफ देयर ड्रीम्स एंड देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। अदरवाइज एक महिला की जो पहचान है और महिला का खुद की जो पर्सनलिटी, उसके सपने रहते हैं, वो हमेशा के लिए छिन जाएंगे। आगे चलो। क्रिटिकली अप्रिशिएट ए पोएम ऑफ योर चॉइस रिटन बाई ए फीमेल दलित पोइट। ये दोस्तों अच्छा सवाल है कि मतलब आपको अपनी मनपसंद की कविता है वो चुननी है, ठीक है, और वो कविता किसके द्वारा लिखी होनी चाहिए, दलित पोइट, फीमेल दलित पोइट के द्वारा लिखी होनी चाहिए, और आपको आलोचनात्मक ढंग से उसकी प्रशंसा करनी है, क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है। तो दोस्तों मैंने अपने मन से बता दिया है, आप किसी और का भी नाम लिख सकते हैं, कोई महिला दलित पोइट का। तो ए दलित वोमेनिस्ट पोइट फ्रॉम तेलंगाना इज़ अरुणा गोगुला मंडा, सी कम्स फ्रॉम ए मिडिल क्लास एग्रीकल्चर फैमिली। तो दोस्तों एक अरुणा गोगुला मंडा नाम से एक महिला कवि रहती हैं, तेलंगाना की रहने वाली है, मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ है। तो उन्होंने भी मतलब एज ए मतलब कुछ परेशानियाँ झेली होंगी तभी लिखा है। सी राइट्स अबाउट डिस्क्रिमिनेशन फॉर बीइंग वोमेन, एक महिला होने के कारण उन्होंने अपने जीवन में भेदभावों का सामना किया है, दलित और दलित होने के नाते भी। सी रोट ए पोएम, अब उन्होंने एक कविता लिखी है दोस्तों, पढ़ के एक बार देख लेते हैं। ए दलित वोमेन इन द लैंड ऑफ गॉडेस, ठीक है, देवियों के भूमि पर एक दलित महिला। तो थोड़ा पढ़ के देखते हैं, 2-4 लाइन लिख के आ जाना। हर आइज टू ड्राई होलोज बियर साइलेंट विटनेस टू 100 ऑफ डेथ्स ऑफ हर मदर्स डॉटर्स सिस्टर्स, देयर ड्रीम्स रिस्पेक्ट एंड देयर बॉडीज, हर क्लोज्ड हैंड्स, हर अनकेम्प्ड हेयर, हर क्रैक्ड हील्स, हर रिंकल्ड हेयर, टेल द टेल्स ऑफ लिविंग थ्रू फियर्स एंड years of centuries and millennia of violations and death. She was told that she was dirt, she was filth, and in this sacred land of thousands of goddess she is called a Dalit. तो दोस्तों यहाँ पे क्या बात बताई गई उन्होंने कि एक लड़की है, उनकी 2 सूखी हुई जो आँखें हैं, सूखी हुई आँखें हैं, वो मूक गवाह है, साइलेंट विटनेस है ना, कि मतलब उन 2 आँखों ने जो कि सूख चुकी है, उन्होंने सैकड़ों मौतें हैं वो अपने सामने देखी हैं, है ना, माँ बेटी बहनों की सैकड़ों मौतें अपने सामने देखी है। और अब उन 2 आँखों ने, उस लड़की की 2 आँखों ने काफ़ी सपनों को मरते हुए देखा है, उन शरीरों को मरते हुए देखा है, किसी लड़की के सम्मान को ठेस पहुँचते भी देखा है, और उनके लड़कियों के कठोर हाथ, उनके अस्त व्यस्त बाल, है ना, उनकी फटी एड़ियाँ, झुर्रीदार बाल, और डर और सालों से जो उन पर अत्याचार हुआ है, जो कहानियाँ हैं, सदियों और सहस्त्राब्दियों, मिलेनिया का मतलब होता है 1000 साल का टाइम पीरियड, और सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। तो 100 साल और हज़ारों सालों में उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा शोषण हुआ है, और लास्ट में ये कह रही है कि वो लड़की है, वो सोचती है वह गंदगी ही थी और वह गंदगी ही रहेगी हजारों देवियों की इस पवित्र भूमि में, और उसे दलित कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इमोशनल कर देने वाली ये तो कविता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है ना, इसको थोड़ा सा क्रिटिकली अप्रिशिएट कर देते हैं अपन, तो नंबर मिल जाएंगे दोस्त। सी ब्रिंग्स आउट द डिफ़िकल्टीज, कुछ महिला ने महिलाओं की समस्याओं को सामने रखा है, दैट वर्किंग क्लास दलित वुमेन हैड टू फेस थ्रू हर पोएम। अपनी कविता के दौरान एक दलित महिला क्या क्या फेस करती है, ठीक है, वो सब कविता में लिखा है। हर पोइट्री इज सिंपल, उनकी कहा जो
उनकी जो कविताएं बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड डीप, बहुत ज़्यादा गहरा अर्थ लिए हुए हैं, विच एवरी वन कैन कनेक्ट, हर कोई आम आदमी अपने से कनेक्ट करके उनको पढ़ सकता है। सी सेज अबाउट द मल्टीफोल्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग रूप लिए हुए जो भेदभाव हैं उनके बारे में बताती है कवियत्री, है ना, अरुणा, ऑफ दलित वुमेन इन आउटसाइड फैमिलीज, तो परिवार के बाहर काफ़ी सारी समस्याएं वो झेलती एक महिला, ये सब बताती है अरुणा गोगुला, ठीक है, एक दलित फीमेल पोइट है ये, ध्यान रखना। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो पेपर था BEGS वाला, इसको मैंने कंप्लीट समझा दिया है और आई होप आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अच्छा करके आना पेपर, ठीक है। और अगर पसंद आ रहा है आपको, कोई भी कमी सजेशंस आपको लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करके जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।